नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदी में हिंदू। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम में हम लोग क्या करते हैं। हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो दो प्रमुख समाचार पत्र हैं जिनको यूपीएससी की तैयारी के लिए सामान्य तौर पर पढ़ा जाता है, इन समाचार पत्रों में आए हुए संपादकीयों का थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इन संपादकीयों में ऐसी कौन सी खबरें थी, ऐसी कौन सी बातें थी जो हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज है 20 मई, शनिवार का दिन है। 117वां एपिसोड है हमारा इस सीरीज में। काफी सारे एपिसोड्स हो गए यार हमारे देखते देखते। जब हमने शुरू किया था तो पहली बार ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे थे, हमको ऐसा लगता था कि पता नहीं बच्चों को इसके पसंद आएगा कि नहीं, छात्र जो है वो इसको देखना चाहेंगे या नहीं, इससे उनकी समझ विकसित होगी या नहीं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि इतना समय हो गया और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो निरंतर इससे जुड़े रहे हैं, जिन्होंने इसके सारे ही एपिसोड देखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के ही उत्साहवर्धन के कारण ये कार्यक्रम जो है जिस फॉर्म में, जिस शेप में आ पाया है, वो आपके उत्साहवर्धन के कारण ही आ पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई शुरू करने के पहले आपको पता ही है स्टडी IQ IAS का जो फाउंडेशन कोर्स है उसके बैच 5 में एडमिशन लेने की आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो 20 मई यानी कि आज जो है लास्ट डेट है। आज के बाद आप बैच 5 से नहीं जुड़ पाएंगे तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बैच 6 के लिए। तो ऐसा मत कीजिए। बैच 5 आज लास्ट डेट है, बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत से जाके बैच 5 से जुड़िए। 13 महीने में रोज 3 घंटे की लाइव क्लास के जरिए आपकी तैयारी को एकदम सही दिशा, एक सही स्वरूप प्रदान किया जाएगा। अपने आप में हिंदी भाषा का यह देश का सर्वश्रेष्ठ कोर्स है। जो लोग इस कोर्स को ले चुके हैं उन सभी के टेस्टिमोनियल्स हैं, उन सभी की बातें हैं जो हमको बताती हैं कि यह कोर्स जो है यह देश का सबसे अच्छा कोर्स है। ठीक है, अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको यह कोर्स प्राप्त होगा मात्र 18,999 रुपए में। तो एक अच्छा अवसर है, आप तुरंत इस कोर्स से जुड़िए। साथ के साथ अगर आप अभी अपनी NCERT किताबों को कवर करने के स्टेज पर हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार NCERT मैंने कितनी पढ़ी है, मेरे को नहीं पता, कितनी और पढ़ूं कि ये मेरी और बेहतर हो जाए, या फिर जो मैंने पढ़ा है वो पर्याप्त है या नहीं है, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो NCERT का 100 दिनों का एक कोर्स हम लेकर आए हैं, 100 दिन का लाइव कोर्स। इस कोर्स से आप जुड़िए। रोज दोपहर 3 बजे इसमें एक क्लास होगी। ठीक है, रोज दोपहर 3 बजे एक क्लास होगी। 22 तारीख से यानी कि परसों से इसका बैच शुरू होने वाला है और कीमत इतनी कम रखी गई है इसकी क्योंकि पहला बैच है NCERT का। AJ लाइव कोड आप लगाएंगे जो कि मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन, तो आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 1,500 रुपए में, मात्र 1,499 रुपए में। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हम लोग जीवन में यहां वहां बहुत सारे खर्चे करते हैं, तो इसको भी आप एक ऐसा मानिए कि भाई कुछ दिन बाहर खाने की बजाय आप ये सोचिए कि मैंने अपनी शिक्षा में एक छोटा सा निवेश कर दिया। तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़िए। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप मेरे साथ किसी माध्यम से जुड़े रहना चाहते हैं, अपने डाउट्स वगैरह पूछना चाहते हैं, चर्चाएं करना चाहते हैं, तो ये तरीके हैं आपके पास। अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है। अतुल_UP, इस चैनल पे मैं इस क्लास की प्रेजेंटेशन भेजता हूं। जो भी क्लास में लेता हूं उसकी प्रेजेंटेशन आपको इसी चैनल पे प्राप्त होती है। अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल आईडी है और www.studyiq.com हमारे संस्थान की वेबसाइट है, जहां पे जाके आप हमारे संस्थान के बारे में, अलग अलग कोर्सेज के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। तो यार आज की चर्चा में, अच्छा मैं आपको बता दूं कि यार कल रात को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2,000 रुपए के नोट जो है उनको विमुद्रीकृत कर दिया, उनको डीमोनेटाइज कर दिया। और स्टडी IQ IAS हिंदी मेरे ख्याल से सबसे पहला ऐसा चैनल था जिसने इस पर एक वीडियो बनाया। तो कल रात 8 बजे मेरा एक लाइव क्लास था करीब आधे घंटे का, जो इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है, इसके क्या परिणाम है, आदि आदि ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। किसी तरह की अफवाह में पर विश्वास मत कीजिएगा कि दोबारा से लाइन लगने वाली है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वास्तविकता में क्या किया गया है। ठीक है, चलिए। तो यार एक और जो बड़ी चीज हुई, एक राजनीतिक घटना है हालांकि ये, लेकिन इस राजनीतिक घटना के गैर राजनीतिक मायने जो है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी
कि भारत सरकार के जो कानून मंत्री थे किरेन रिजिजू, इनको कानून मंत्रालय से हटा दिया गया। किरेन रिजिजू जो थे ये भारत सरकार के कानून मंत्री थे। इनको कल एक अचानक से भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इनको जो है भू विज्ञान मंत्री बनाया गया है। अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का मंत्री इनको बनाया गया है। अब हालांकि हम लोग औपचारिक तौर पे ये नहीं कह सकते, लेकिन अनौपचारिक तौर पे सबको पता है कि कानून मंत्रालय एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है ना, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मंत्रालय है। कानून मंत्री हमेशा खबरों में रहता है, एक बहुत बड़ा मंत्रालय माना जाता है कानून मंत्रालय। वहीं दूसरी ओर अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री जो है ये एक ऐसा मंत्रालय है जिसका मंत्री कौन होता है किसी को कुछ खास पता नहीं होता। आपको पता है क्या? मेरे को भी नहीं पता है कि इसके पहले हमारा भू विज्ञान मंत्री या अर्थ साइंसेज मिनिस्टर कौन था, ये आपको नहीं पता होता, ये उतना हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री है नहीं। तो एक तरह से इसको ऐसे माना जा रहा है कि किरेन रिजिजू साहब का डिमोशन किया गया है, इनको पदावनति दी गई है, ठीक है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने जो हैं उनमें हम नहीं जाएंगे, इसमें हम ये समझेंगे कि ऐसा किया क्यों किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं, जो कि राजस्थान से आते हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको जो है कानून मंत्रालय दिया गया है, पर उन्हें कैबिनेट रैंक नहीं दी गई है। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार के साथ। राज्य मंत्री हैं वो, कानून राज्य मंत्री हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार है। इसका तात्पर्य क्या होता है स्वतंत्र प्रभार का, इंडिपेंडेंट चार्ज का? कि इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा, ठीक है। इस बात को समझिए, केंद्र सरकार की जो संरचना होती है उसमें सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। मैं आपको एक बार नोट पे समझा देता हूं, ये छोटी सी संरचना है जिसकी समझ जरूरी है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में आवश्यक है, ठीक है। तो अक्सर मैंने देखा है कि छात्रों को इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है। सबसे ऊपर होता है आपका कैबिनेट मंत्री, जो अपने विभाग का प्रमुख होता है, कि कैबिनेट मंत्री अगर है तो अपने विभाग में वो सबसे ऊपर होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए एक या दो कुछ राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। राज्य मंत्री जो है दरअसल वो फिर मुख्य जो नेता होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है। राज्य मंत्री का बेसिकली बॉस होता है कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री जो है उसको कैबिनेट मंत्री काम असाइन करता है। जैसे मान लीजिए ग्रामीण विकास मंत्रालय है तो एक कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, उनके नीचे 2 या 3 राज्य मंत्री होंगे। तो कैबिनेट मंत्री ये कर देगा कि अच्छा चलिए नरेगा के मामले आप देखेंगे, पशुपालन के मामले आप देखेंगे, इस प्रकार से उनमें काम बांट देता है ना, ऐसे होता है, ये होता है। तो ये होते हैं आपके राज्य मंत्री। अगर कोई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई राज्य मंत्री, जिसको इंडिपेंडेंट चार्ज कहते हैं, आईसी, स्वतंत्र प्रभार, इसका तात्पर्य क्या है कि इसके ऊपर कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। ये मंत्री है तो स्टेटस तो इसका राज्य मंत्री वाला है, कैबिनेट का हिस्सा ये नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा, तो इसका कोई बॉस नहीं है। इसका बॉस फिर सीधे प्रधानमंत्री है। मतलब समझ रहे हो ना आपकी, इसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो अभी अर्जुन राम मेघवाल साहब जो हैं ये राज्य मंत्री हो गए हैं कानून विभाग के स्वतंत्र प्रभार के साथ। इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। ये जो है कानून मंत्रालय पूरा इनको ही रिपोर्ट करेगा, पूरा इनके अंतर्गत रहेगा, ठीक है। ये एक छोटी सी संरचना थी जिसको आपको समझना चाहिए। इसको लेके कई बार मैंने कंफ्यूजन देखा है छात्रों में, इसलिए मैंने बताया। अब यार रिजिजू साहब जो थे, इनका जो टेन्योर था कानून मंत्री के तौर पे, ये अपने आप में बड़ा विवादास्पद रहा, क्योंकि रिजिजू साहब का न्यायपालिका से टकराव जो था वो बहुत ज्यादा था। मतलब रिजिजू साहब जो थे वो निश्चित तौर पे इस चीज के लिए जाने जाएंगे कि शायद देश में न्यायपालिका के साथ या जजों के साथ सबसे ज्यादा टकराव किसी कानून मंत्री का हुआ है तो वो किरेन रिजिजू का हुआ है। इसके पहले रविशंकर प्रसाद साहब कानून मंत्री थे, उनको हटा के इनको बनाया गया था। रविशंकर प्रसाद साहब के साथ भी ये कुछ शिकायतें थी, जब उन्होंने मतलब ठीक है, उनके भी न्यायपालिका से टकराव होते रहते थे। उसके बाद रिजिजू साहब भी उन टकरावों को एक अलग ही स्तर पे लेके गए, और अपने आप में ये जो है एक बड़ी अजीब बात भी हो गई, क्योंकि रिजिजू साहब ने, जैसे कुछ टकराव ऐसे हैं जो व्यवस्थागत टकराव हैं, जो नीतिगत टकराव हैं, जैसे कोलिजियम सिस्टम, कि भाई न्यायपालिका में जज कैसे नियुक्त होंगे, इसको लेके सरकार का एक मत है, सरकार का एक ओपिनियन है कि यार हमको भी ये तय करने का मौका मिलना चाहिए, इसमें हमारी भी राय ली जानी चाहिए, जो हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, वरना पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा जजों की नियुक्ति कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है।
तो अपने आप में ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये कोलिजियम सिस्टम के तो आलोचक थे ही वो हमेशा से कि यार कोलिजियम सिस्टम जो है ये गलत है, ये बकवास है, ये किसी काम का नहीं है। एक बार इन्होंने खुद से भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख दी थी और उसमें कहा था कि भैया आप जो जजों को नियुक्त करते हैं उस काम में कोलिजियम में हमारा भी प्रतिनिधि होना चाहिए। ये इस तरह की मांग जो है रिजिजू साहब निरंतर करते रहते हैं। लेकिन चलिए ये मांग मैं फिर भी उतनी विवादास्पद नहीं मांगता, क्योंकि ये टकराव तो बहुत वक्त से चला रहा है और ये सबको पता है कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, ये सबको पता है और उसमें कमियां हैं और उसको लेकर सरकार का एक विचार है, एक विचारधारा है, वो सबको जानकारी है। रिजिजू साहब के साथ और चीजें क्या हो गई, एक ये वाली जो घटना है ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना हो गई। रिजिजू साहब ने क्या किया, बहुत सारे मीडिया चैनल्स में जाके बहुत सारी जगहों पर जजों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और एक जगह एक किसी मीडिया कॉन्क्लेव में उन्होंने यह भी कह दिया कि बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जो एंटी इंडिया हैं, जो देश विरोधी हो चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट को भी धीरे धीरे विपक्ष बनाते जा रहे हैं। तो यह अपने आप में बहुत संगीन मामला था, बहुत संगीन चार्ज था कि यार भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर हुए हैं आप उन्हें देश विरोधी बोल रहे हो, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस बात को लाइटली नहीं लिया गया, पूरे देश में इनकी आलोचना की गई। बहुत सारे रिटायर्ड जजेस ने, बहुत सारे वकीलों ने ओपन लेटर लिखे, पिटीशन डाले कि भाई इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। तब से ही एक जो हम कहते हैं ना डिस्कंफर्ट था सरकार में कि यार जिस तरह की आलोचना कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो अब धीरे धीरे आपने देखा कि चंद्रचूड़ साहब जब से मुख्य न्यायाधीश बने हैं तब से बहुत सारी चीजें नई हो रही हैं और ऐसा लगता है कि सरकार भी अब न्यायपालिका से अपने संबंध बहुत खराब नहीं करना चाहती। सरकार भी यह चाहती है कि न्यायपालिका के साथ ठीक है हमारी कोलिजियम सिस्टम पे विवाद है, मतभेद है, वो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यायपालिका के संबंध हम उतने खराब ना कर लें कि हम वापस ही ना आ पाए, वो हमेशा खराब ही रह जाएं, ऐसा सरकार नहीं चाहती। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने एक तरह से रिजिजू साहब को इस मंत्रालय से हटा के एक संदेश जैसा दिया है कि ठीक है हम इस प्रकार के विवादों में अब नहीं पड़ना चाहते। और ये याद रखिए, देखिए लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, व्यवस्थापिका हो गई, उन सब में आपसी सामंजस्य बना रहे, बेहतर संबंध रहे, यह बहुत जरूरी है। ठीक है कि यार आखिरकार देश एक ही है, शासन सबको मिलकर चलाना है। ठीक है, आपस में थोड़े बहुत टकराव होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक दूसरे को देश विरोधी बोल देना, उसमें एक दूसरे के साथ काम करने से इनकार कर देना, यह सही प्रक्रिया, सही तरीका नहीं है। तो यह एक संदेश आता है कि शायद बेहतर सामंजस्य और संबंधों की जो आवश्यकता है उसके लिए ही किरेन रिजिजू साहब को पद से हटाया गया है। ठीक है, यह हमारी पहली न्यूज थी आज की, थोड़ी सी राजनीतिक थी, लेकिन इसको हम ये समझेंगे कि संबंध जो है न्यायपालिका और आपकी व्यवस्थापिका के, उनमें सुधार के लिए ऐसा किया गया है। अगली खबर क्या है भाई कि G7 का हो रहा है समिट। ठीक है, G7 की हो रही है बैठक और इस बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं। कौन है भाई G7 जो है वो दुनिया के 7 विकसित देशों का समूह माना जाता है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। ठीक है, ये आप G7 के सदस्य आपको पता हो तो, अच्छा यहां बने ही हुए हैं, तो G7 के सदस्य आप यहां देख सकते हो। अच्छा ये पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, पर कोई बात नहीं, चलिए जापान है, जापोन लिखा है, किसी और भाषा में लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा आप। जापान, इटली, यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी। ठीक है, ये 7 देश जो हैं वो G7 के भाग हैं। पहले इसमें रूस भी होता था, इसको G8 बुलाते थे, लेकिन रूस को इससे निष्कासित किया जा चुका है। तो अब सवाल यह है कि यार ये विकसित देशों के समूह में भारत क्यों गया है? भारत एक बड़ा देश है, भारत एक महत्वपूर्ण देश है, तो कई बार वो ऐसे देशों को अपने यहां एक विशेष आमंत्रण देके बुलाते हैं। ठीक है, तो भारत जो है, भारत को एक विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पे G7 की बैठक में बुलाया गया है। भारत यहां पे बातचीत करेगा, अपना पक्ष रखेगा। ठीक है, भारत इस बार G20 का अध्यक्ष भी है। भारत अब कोई आम देश नहीं है। इस साल के लिए आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। ठीक है, तो G20 का अध्यक्ष होने के नाते भारत पर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है, क्योंकि याद रखिए ये सारे के सारे देश G20 के भी सदस्य हैं। G20 में इनके अतिरिक्त और देश भी हैं, लेकिन G20 के सदस्य सारे के सारे देश हैं।
ठीक है, तो भारत क्योंकि G20 का अध्यक्ष है, इसलिए भारत की भूमिका बहुत जरूरी है। भारत की आवाज बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत क्या कहना चाहता है, भारत के विचार क्या हैं, उनको दुनिया सुनना चाहेगी। इसके अलावा भारत ने, ये पहले भी भारत कह चुका है कि यार हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहते हैं। ग्लोबल साउथ क्या हो गया? बेसिकली अल्प विकसित देश जो हैं, आपके ऐसे देश जिनका अभी विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, अल्प विकसित या फिर विकासशील देश जो हैं, भारत ने यह स्पष्ट किया है कि यार हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनने में इंटरेस्टेड हैं। हम चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पे हमको माना जाए। हम जो है एक अल्प विकसित देशों के प्रतिनिधि के तौर पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे विकसित देशों के फोरम में भी विकासशील देशों की बात सुनी जाए, उनकी बात को महत्ता दी जाए, यह भारत ने कहा है। ठीक है, तो भारत की यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूं कि ये जितने भी G7 देश हैं, सारे के सारे ने बहुत ही खुल के, बहुत ही स्पष्ट तौर पे रूस और यूक्रेन के विवाद में रूस विरोधी स्टांस लिया है। ये सबके सब एकदम खुल के यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, ये सबके सब एकदम खुल के रूस का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी अपेक्षा है कि अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में ये लोग मिल रहे हैं, तो शायद जो इनका बयान आएगा, जब कोई बैठक खत्म होती है तो एक सामूहिक स्टेटमेंट आता है ना, सामूहिक बयान आता है, तो वो बयान जो है वो शायद रूस के लिए आलोचनात्मक हो सकता है ना। ऐसा संभव है कि वो बयान जो है उसमें रूस की आलोचना की जाएगी, ये हो सकता है। तो ये बहुत आवश्यक। अब भारत जो है, भारत ने क्या किया है, आपको मैं पिछली बहुत क्लास से पढ़ा रहा हूं, ये भारत ने क्या किया है, एक संतुलित अपना स्टेटस बना के रखा है कि यार हम रूस के एकदम साथ भी नहीं है, रूस के एकदम खिलाफ भी नहीं है, हम दोनों के से हम बराबर दूरी बना के रखे हुए हैं, हम दोनों से ही मित्रता अपनी बनाकर रखे हुए हैं। तो अब ऐसी बैठक में जहां पे भारत भी है, जो कम्युनिकेशन जारी होगा, जो बयान जारी होगा, वो रूस के लिए कितना आलोचनात्मक है, इस बात को भारत को देखना होगा। यह भारत को सुनिश्चित करना होगा कि यार ये बयान जो है ये बहुत ज्यादा ही आलोचनात्मक ना हो जाए, जिससे भारत और रूस के संबंधों पे एक काली छाया पड़े। भारत को मतलब एक ही संतुलन स्थापित करना होगा कि ठीक है, रूस की आलोचना आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आलोचना कितनी कठोर होगी, उसमें क्या मांग की जाएगी, इस बयान के भाषा को भारत को एक बार देखना होगा, सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा कि ये जो है इस प्रकार की बातचीत इसमें ना हो। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं ज़ेलेंस्की साहब भी आ रहे हैं, और निश्चित है ये बात मानी जा रही है कि ज़ेलेंस्की साहब आएंगे तो भारत के प्रधानमंत्री भी वहां होंगे। तो ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी क्या बातचीत होती है, किस प्रकार की मित्रता, किस प्रकार की प्रगाढ़ता भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ दिखाते हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री उनको G20 में बोलने के लिए भी आमंत्रित करते हैं या नहीं करते, इस प्रकार की चीजें जो हैं, इस प्रकार की बातें जो है, काफी सारे चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है, हमको पता नहीं है ये क्या होगा, लेकिन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, यहां पे मैं आपको ये और बता दूं, मैं आपको हालांकि पहले भी बता चुका हूं कि कई सारे संपादकीय जो हैं वो इस बात पर आधारित हैं अभी कि इन बैठकों में क्या क्या होगा, क्या क्या अपेक्षाएं हैं। ठीक है, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अपेक्षाएं क्या होती हैं, ये वाले आर्टिकल मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये क्या होते हैं यार, ये अपेक्षा क्यों करनी है, अभी 2-4 दिन में खत्म ही हो जाएगा ना, तो जब हो जाएगा उसके बाद पढ़ लेना यार, समझ रहे हो ना इस बात को यार। क्योंकि ये बात समझो कि अखबार जो होते हैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं बनते हैं, अखबार आम जनता के लिए है ना, देश में जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं अखबार सबके लिए हैं, तो उनके लिए ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अच्छा, मोदी अभी गए हैं तो देखो G7 में हो सकता है ये हो सकता है वो हो, लेकिन अगर आप एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो आपके लिए वो समय वेस्ट करने वाली बात है कि आप इतना स्पेक्यूलेशन पढ़ो, इतनी जो अटकलें और संभावनाएं हैं इनको पढ़ो, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। उससे अच्छा यह है कि आप अपना समय बचाओ, इस समय आप कुछ और पढ़ लो, और जब ये सारी बैठकें खत्म हो जाएंगी तब इन बैठकों में वास्तविकता में क्या हुआ यह आपको पता चली जाएगा। तो जब आपको मालूम चल जाए कि यार वास्तविकता में क्या हुआ है, तब उसको पढ़ लेना, है कि नहीं, ये बात सही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कर्नाटक में अभी कब सोमवार को इलेक्शन के रिजल्ट आ गए थे, ठीक है, मुख्यमंत्री आज शपथ ले रहे हैं जहां तक मुझे पता है, अब शायद हो गई होगी या होने वाली होगी या हो गई होगी अब तक शपथ, तो आज जो है आज शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री। तो 2-4 दिन बड़ा इस बात को लेकर सस्पेंस रहा कि भाई सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनेंगे या डीके शिव कुमार बनेंगे, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों की दावेदारी थी।
तो बड़े सारे इस पर आर्टिकल्स आ रहे थे कि सिद्धरमैया की ये खासियतें हैं, डीके शिव कुमार की ये खासियतें हैं, कांग्रेस को ऐसे सोचना चाहिए, वैसे सोचना चाहिए, ये सोचेगी कांग्रेस, राहुल गांधी ये करेंगे, सोनिया गांधी ये करेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये करेंगे, बीजेपी को किससे ज्यादा फायदा होगा, ये सब चीजें आ रही थी खूब अखबारों में, न्यूज में। अब आप ये बताओ, कोई फायदा हुआ ये सबको पढ़ के? आपका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तब भी मैंने कई सारे बच्चे बात कर रहे थे, मैं उनको ये बोल रहा था कि यार आप ऐसा मत करो, 2-4 दिन रुक जाओ, कांग्रेस पार्टी किसी को तो मुख्यमंत्री बना ही देगी ना, तो ये सिद्धरमैया बनेंगे या शिव कुमार बनेंगे, इसमें माथापच्ची करने की बजाय 2-4 दिन रुक जाओ ना, पता चल जाएगा। पता चल गया आपको कि सिद्धरमैया बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अटकलबाजी वाले आर्टिकल्स होते हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं होते, या आपके लिए समय का सही उपयोग नहीं होते, तो इसीलिए इन आर्टिकल्स को मैं पढ़ाता नहीं हूं। और इसीलिए आप देखेंगे ऐसे कई सारे संपादकीय हैं जिनको अभी मैं टच नहीं कर रहा। एक बार जब G7 की बैठक खत्म हो जाएगी तब मैं उन पर चर्चा करूंगा कि बैठक में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो सकता है। ये मेरे ख्याल से पढ़ाना समय खराब करने वाली बात होती है, ठीक है। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा अखबार अगर आप देखें अरे यार ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, ये तो काम का लग रहा है, वो काम का नहीं है। जब बैठक खत्म हो जाएगी तब वो काम का हो जाएगा, तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा कल मैंने आपको पढ़ाया था कि यार ये जो है कल आपको मैंने टैक्स टेररिज्म पे एक जो 2 आर्टिकल्स आए थे, एक तो मोहनदास पाई का आर्टिकल आया था और हाँ एक मोहनदास पाई साहब का आर्टिकल आया था और एक इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय आया था, जिसपे उन्होंने विदेशी ट्रांजैक्शन जो है, अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन जो होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड पर, उस पे जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होगा, जो आपके स्रोत पे कर आपसे ले लिया जाएगा, उसकी आलोचना की थी। कल इन 2 एडिटोरियल्स ने उसकी आलोचना की थी। तो आज इंडियन एक्सप्रेस में ही जो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ये जो सज्जन हैं, कौन है भाई ये सज्जन? देखो कई बार ना ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि देश के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनके नाम आपको पता हो, ये अच्छी बात है ना। मतलब अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चों को, अगर मैं आपको किसी फिल्म स्टार का फोटो दिखाता तो आपको निश्चित तौर पे नाम पता होता। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा कि फिल्म स्टारों के नाम नहीं पता होने चाहिए, वो भी होने चाहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, जो बड़े पदों पे हैं, उनके नाम भी आपको पता हो तो कोई समस्या नहीं है। तो ये जो है, ये आपके वी अनंत नागेश्वरन साहब हैं। ये भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ठीक है। वी अनंत नागेश्वरन साहब हैं ये। और नागेश्वरन साहब जो है, जैसे आपके यहां जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, जो आजकल मैं पढ़ा रहा हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे पर भी आप देखेंगे तो एक तरह से इन्होंने ही, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, उसी को उसका लेखक माना जाता है। ऐसा नहीं कि वो खुद बैठ के लिखते हैं, लेकिन जो टीम लिखती है उसकी अध्यक्षता आप भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ही करते हैं। तो वी अनंत नागेश्वरन साहब हैं, ये हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है। और निश्चित तौर पे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है नागेश्वरन साहब ने, तो नागेश्वरन साहब ने सरकार का पक्ष यहां प्रेजेंट किया है कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है, ये कदम क्यों उठाया है। तो एक सरकार का पक्ष, सरकार का एक जवाब, एक तरह से कल के अखबार में जो उनकी आलोचना की गई थी, उस पर एक जवाब आज हमें देखने को मिला है। एक बार इस जवाब को देख लेते हैं। तो नागेश्वरन साहब क्या कहते हैं? नागेश्वरन साहब ये कहते हैं कि यार ये जो अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन का मुद्दा है, इस पर जिस तरह से सरकार की आलोचना की गई है, यह आलोचना अनावश्यक है। वो कहते हैं कि यार ऐसा नहीं है, आप लोग ठीक से समझ नहीं रहे कि परिस्थितियां क्या हैं और यह कदम हमने क्यों उठाया है। इस बात को आप जो है ठीक से समझने में विफल रहे हैं, आप इसको ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए आप इसमें हमारी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या किया था, एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम चलाई थी, ठीक है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या थी कि आप एक नियत सीमा तक का पैसा आप देश से बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। ये एक स्कीम चलाई गई थी, आपको पता है। ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में क्या होता है कि एक नियत समय, एक प्रकार जो है, इसकी सीमा क्या थी, मेरे ख्याल से $2.5 लाख थी प्रतिवर्ष। $2.5 लाख तक इसकी सीमा में भूल गया था। तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे 2.5 लाख या 2 लाख में संदेह था, $2.5 लाख तक आप जो है रेमिटेंस के तौर पे, यानी कि जो आप मतलब किसी एनआरआई को देश से बाहर आप इतनी रकम भेज सकते हो, ठीक है। यह सीमा इसलिए बनाई गई है कि यार देश के बाहर आपको बहुत सारे काम हो सकते हैं। हो सकता है देश के बाहर आपके मित्र रहते हो, आपके संबंधी रहते हो,
आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, देश के बाहर हो सकता है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, तो अलग अलग क्षेत्रों में आप किसी भी तरह से $2.5 लाख तक का आप प्रतिवर्ष इतना रेमिटेंस, इतना अमाउंट आप बाहर भेज सकते हो। ऐसी एक सुविधा दी गई है, ठीक है। लेकिन यहां पे वो कहते हैं कि भाई देखो इसमें हो क्या रहा है, ये जो $2.5 लाख का हमने रेमिटेंस की सीमा बनाई है, इसके कारण क्या हुआ है, LRS क्या है, ये जो आपका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है भाई, ये परेशान नहीं है, प्रेषण है, माफ कीजिएगा इसके लिए। इसके तहत क्या हुआ है, जो पैसा हम देश के बाहर भेजते हैं, यानी कि भारत का पैसा जो बाहर खर्च हो रहा है, उसमें भारी वृद्धि देखने को मिली है। उसमें क्या मिला है हमको, बहुत ज्यादा वृद्धि हमको देखने को मिली है। और यह वृद्धि कितनी है कि 2023 में हम करीब $2 ट्रिलियन तक ये खर्च हम बाहर कर चुके हैं। जो आज से कुछ साल पहले $1 ट्रिलियन से भी कम था, वो अचानक से दुगने से भी ज्यादा हो गया है, $2 ट्रिलियन तक हो चुका है। अब यहां पे नागेश्वरन साहब ये कहते हैं कि यार ऐसा भी नहीं है कि ये सारा पैसा जो है, ये सारा पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य में लग रहा है। चलो अगर उसमें लग रहा होता तो हम फिर भी TCS नहीं लगाते, कोई बात नहीं, जरूरी खर्चा है वो। इसमें क्या हो रहा है, विदेश यात्राएं जो लोग करते हैं उस पे $1.1 ट्रिलियन का खर्चा हो रहा है। ये जो पैसा बाहर जा रहा है उसमें से 70% पैसा ऐसा है जो आप बेसिकली विदेशों में निवेश कर रहे हो। आपने क्या किया, लंदन में घर खरीद लिया, आपने क्या किया, वहां के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, आपने वहां की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बहुत जरूरतें हैं, आप उसके लिए पैसा बाहर भेज रहे हो, आप इस पैसे को निवेश करके लाभ कमाना चाहते हो, ठीक है। ये उन्होंने यहां पे कहा कि आप क्या करते हो भाई, कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये अपने आप में एक बहुत ही इसमें एक सिंपल सी चीज है। हां जी, तो इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आप क्या करोगे कि आप इस पे ये जो है आप बाहर निवेश बहुत ज्यादा कर रहे हो, यानी कि ये जो पर्पस है ये प्योरली प्रोफेशनल है। आप पूरी तरह से एक पेशेवर तरीके से, एक पेशेवर चीज के लिए आप यहां पर ये खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो इस पर किसी भी तरह का टैक्स लेना या इस पर ज्यादा टैक्स लेना भी पहली बात तो अनैतिक नहीं है। यहां पे नागेश्वरन साहब ये कहते हैं कि आप जो कह रहे हो बार बार कि हम बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं, यार ये तो आप बिजनेस कर रहे हो ना यार, और बिजनेस पे तो टैक्स लेंगे ना भाई, क्यों नहीं लेंगे। तो बिजनेस पे, क्योंकि ये जो है आप इसको ऐसा नहीं कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भेज रहे हो, वो कह रहे हैं कि भैया आपने इसको बिजनेस के लिए बाहर भेजा है, तो इस पर टैक्स हम लेंगे। ये तो पहली बात, ये बात सही है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि यार TCS कोई अलग टैक्स थोड़े ना है, आप इस बात को भी समझिए ना, कोई स्थायी टैक्स थोड़ा ना है। जो आपको मैंने कल बताया था, ये क्या है, ये तो आपके इनकम टैक्स का हिस्सा है। जो मैंने आपको कल क्या समझाया था, ये याद है कि भूल गए? कल आपको क्या समझाया था कि मान लो आपने मतलब क्या किया, $1 लाख का, या एक काम करते हैं, $1 लाख के फॉर्म में बता रहा हूं, डॉलर में नहीं बता रहा, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। मान लो आपने $1 लाख के बराबर डॉलरों का आपने बाहर खर्चा किया अपने क्रेडिट कार्ड पे, तो 20% TCS हो गए। तो आप जब अपना कार्ड स्वाइप करोगे तो आपका कार्ड क्या बोलेगा, $1 लाख तो भैया तुम्हारा खर्चा है, और 20,000 रुपए हमको TCS काटना पड़ेगा। तो आपका कार्ड जो है वो आपके कितने पैसे काटेगा, आपका कार्ड आपके $1,20,000 काटेगा, ठीक है। दुकानदार को जिस दुकान पे आप शॉपिंग कर रहे हैं, जहां पे आप खर्चा कर रहे हैं, उसको 1 लाख ही मिलेगा, लेकिन 20,000 रुपए आपका बैंक के पास चला गया, बैंक ने अपने पास रख लिया। अब बैंक वो पैसा अपने पास नहीं रखेगा, बैंक क्या करेगा, इन 20,000 रुपए को आयकर विभाग को दे देगा आपके नाम के साथ। मान लो ये खर्चा मैंने किया, तो बैंक क्या करेगा, ये 20,000 रुपए बैंक इनकम टैक्स विभाग को दे देगा कि भैया अतुल जैन जो हैं, इन्होंने विदेश में आके $1 लाख का खर्चा किया है, तो ये लो इनका 20,000 रुपए का इनकम टैक्स, ठीक है। अब क्या, ये मेरे इनकम टैक्स का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। अब मान लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बाहर खर्चा करने पे कोई अलग से टैक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि खर्चा करने पे मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, ये एक तरह से मेरे इनकम टैक्स का एक हिस्सा जमा हो गया। अब जब मान लो साल खत्म हुआ, साल के अंत में मैं अपना इनकम टैक्स फाइल करने गया, ऐसा होता है ना, आप में से कई लोग नौकरियां करते होंगे, वर्ष के अंत में आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते होंगे। मान लो साल के अंत में आपका इनकम टैक्स बनता है 50,000 रुपए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं केवल। मान लो साल के अंत में आपका इनकम टैक्स जो आपकी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बनता है 50,000 रुपए,
तो आप जब अपने इनकम टैक्स के प्रोफाइल पे जाओगे, जब आप जमा करने जाओगे, तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि आपका 20,000 रुपए का टैक्स तो फलाना बैंक ने जमा कर रखा है। तो ये एक तरह से आपके टैक्स का ही हिस्सा हो जाएगा और आपको मात्र 30,000 रुपए ही टैक्स अतिरिक्त देना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो नागेश्वरन साहब ये कह रहे हैं कि यार ये कोई अलग टैक्स थोड़े ना है, आपके इनकम टैक्स का ही तो हिस्सा है। अगर आप इससे ज्यादा, अगर आपका अब आप में से कई लोग कहेंगे सर तो क्या होगा, मान लो मेरी तो तनख्वाह से टैक्स कट जाता है, तो मेरी तनख्वाह से तो 50,000 रुपए टैक्स कट गया है और 20,000 रुपए टैक्स अतिरिक्त जमा हो गया यहां पे, तो कोई बात नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न का नाम तो सुना होगा ना, आपको रिफंड आ जाता है। बहुत लोगों को आता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि यार एक बार क्या हुआ कि मैंने अपना सेविंग जो थी इनकम टैक्स में दिखाना मैं भूल गया, तो मैं फिर या कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, जो भी हो गई, बहुत ज्यादा इनकम टैक्स मेरा जमा हो गया। मैंने अपना रिटर्न फाइल किया, उस रिटर्न के हिसाब से मुझे कुछ कितना 40-50 हजार रुपए का रिटर्न आना था, आ गया मेरे को, वो पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ गए। ठीक है, तो ये आयकर का तो आपको वापस मिल जाएगा ना अगर आपने अतिरिक्त भी जमा कर दिया है। तो अपने आप में यही बात है, ये कहते हैं नागेश्वरन साहब कि इसको आप ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो कि आप पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। टैक्स बढ़ा थोड़े ना रहे हैं भाई, ये तो वही टैक्स है, आपका इनकम टैक्स ही तो है, ये कोई स्थायी अलग टैक्स थोड़े ना है, ये तो आपके इनकम टैक्स का ही हिस्सा है ना जो जमा किया जा रहा है। हालांकि जैसा मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, इसकी आलोचना यह है कि यार इनकम टैक्स रिटर्न तो मुझे 6 महीने बाद मिलेगा ना, या साल खत्म होने के बाद मिलेगा ना, पैसे मुझे आज खर्च करने पड़ेंगे। अगर मुझे विदेश जाना है, देखिए इसकी आलोचना क्या है कि भाई अगर मेरे को 1 लाख रुपए की चीज विदेश से खरीदनी है और मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो मैं अब नहीं खरीद सकता, अब मुझे 1,20,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे तब मैं खरीद पाऊंगा, क्योंकि 20,000 रुपए भले ही मेरे को बाद में वापस मिल जाएंगे, लेकिन अभी तो चाहिए होंगे ना भाई मेरे को। तो ये इसकी आलोचना है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या है कि खैर आगे चलते हैं। तो 2020 में इस चीज को रोकने के लिए कि भाई आप बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हो और इस पर तो हमको टैक्स मिलना चाहिए ना, तो 2020 में सरकार ने क्या किया, अगर आप 7 लाख रुपए से अधिक का खर्चा करते हो, अगर आपका एलआरएस 7 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 5% टैक्स पहले सरकार ने लगाया था। आपको याद होगा कल मैंने एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया था, जो मैंने नहीं दिया था, ये टीवी मोहनदास पाई साहब का आर्टिकल था कि यार आप ये भी तो कर सकते हो कि यार कि आप 1% या 2% टैक्स ले लो, 5% टैक्स ले लो। तो ये बताते हैं कि पहले हमने यही किया था, 2020 में हमने क्या किया था, 7 लाख रुपए तक आप खर्चा कर रहे हो तो कोई टैक्स नहीं, 7 लाख रुपए से ऊपर कर रहे हो तो 5% टैक्स काट लेंगे। लेकिन लोग क्या चाहते थे, लोग दरअसल अपनी आय को छुपाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि वो आयकर की चोरी करें। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं, सब लोग नहीं होते, लेकिन कई लोग होते हैं वो आयकर की चोरी करें। तो लोगों ने क्या माना कि यार अगर मैं इसके कारण अपनी आय दिखाना शुरू कर दूंगा, जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए का खर्चा बाहर किया, ठीक है, मैंने 1 लाख का खर्चा बाहर किया और उस 1 लाख के खर्चे के कारण मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए और उस 1 लाख के खर्चे के कारण मुझे 1,05,000 रुपए देने पड़े, क्योंकि 5% टीसीएस है। तो लोग क्या करते थे, इस पैसे को लेने जाते ही नहीं थे इनकम टैक्स विभाग के पास कि हमें नहीं जाना, कोई बात नहीं। लोग ये मानते थे कि मान लो मैं बाहर से एक बहुत अच्छा पेन, बहुत अच्छा एक क्या आता है लाख रुपए का बाहर, यार महंगे बैग्स आते हैं ना महिलाओं के, तो मान लीजिए हम 1 लाख रुपए का मैंने बैग खरीद लिया, ठीक है, बाहर से कोई आते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके 1-1 लाख रुपए के बैग होते हैं। तो भाई मैं 1 लाख रुपए का मैंने बैग खरीदा। अब आदमी को लग रहा है कि यार मैं इनकम टैक्स विभाग में जाऊंगा, रिटर्न फाइल करूंगा, तब तो मेरे को बहुत टैक्स देना पड़ेगा, मेरे को तो सारा टैक्स छुपाना है। उसने कहा जान देना यार, 5% टीसीएस कट गया। तो उस आदमी ने दिल में क्या मान लिया कि ये बैग 1 लाख रुपए का नहीं था, 1,05,000 का था। ठीक है यार, चलो, उसको लगा चलो मेरे लिए एक तरह से कीमत 5% बढ़ गई, लेकिन मैं इनकम टैक्स अब भी फाइल नहीं करूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि मैं इनकम टैक्स अब भी फाइल नहीं करूंगा। कि यार, या मान लो मैं 7 लाख से कम पे तो नहीं था ये, मान लो मैंने 10 लाख रुपए का या मैंने मान लो 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा बाहर, तो मैं क्या करता था, मैं उस पर अगर मैं मान लेता था कि वो 1,05,00,000 रुपए का पड़ा है, क्योंकि यार मैं चाहता नहीं था कि मैं इनकम टैक्स के पचड़े में पड़ूं। या फिर मैं क्या करता था, या मान लो मैंने कोई 25 लाख रुपए की चीज खरीदी, एक गाड़ी खरीद ली, 25 लाख रुपए का निवेश किया, तो मैं क्या करता था, निवेशक को बोलता था मैं 25 लाख का एक पेमेंट नहीं करूंगा, मैं 6.5 लाख के 4 पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, चारों पेमेंट, और एक पेमेंट मेरे नाम पे होगा, एक मेरी वाइफ के नाम पे होगा, एक मेरे बच्चों के नाम पे होगा, एक मेरे ड्राइवर के नाम पे होगा।
तो क्या हो जाएगा, सारे पेमेंट इससे बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे, क्योंकि 7 लाख से ऊपर पे आपका टीसीएस लगता है। तो मैं 25 लाख का पेमेंट अगर मुझे करना है तो मैं 4 भाग में कर दूंगा, 6.25 लाख के, और एक आदमी करेगा तो पकड़ में आ जाएगा, तो अलग अलग आदमियों के नाम पे कर दूंगा। तो इस तरह से लोग इवेजन का, टैक्स से बचने का तरीका ढूंढ पा रहे थे। तो यहां पे नागेश्वरन साहब ये कहते हैं कि भैया हमने इसीलिए इस टैक्स को एक तो 20% कर दिया, हमने दर बढ़ा दी, और साथ के साथ हमने कट ऑफ बढ़ा दिया कि अब ये 7 लाख का कोई चक्कर नहीं है, अब आप जो भी खर्चा करोगे आपको उस पर देना ही पड़ेगा, ताकि अगर आप बाहर जाके ट्रांजैक्शन करते हो तो उस ट्रांजैक्शन पे 20% तो बहुत पैसे हो गए यार, 20% आपका टैक्स है, तो आके आपको इनकम टैक्स फाइलिंग करनी ही पड़ेगी। नागेश्वरन साहब ये कहते हैं कि यार ये हमारा लक्ष्य था, आप इसको गलत ना समझें, हम किसी भी तरह से टैक्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। आगे नागेश्वरन साहब ये कहते हैं कि हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम टैक्स का आतंकवाद कर रहे हैं, हम कर आतंकवाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जबकि अगर आप हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, हमारी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, कम किया है कि नहीं किया है, हमारी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया है, हमारी सरकार ने आयकर को सरलीकृत किया है, हमारी सरकार ने आयकर की दरें कम की हैं, हमारी सरकार ने फेसलेस असेसमेंट किया है, जिसके जरिए अब कोई इंस्पेक्टर आपका उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। तो टैक्स टेररिज्म यही तो होता था कि यार आपका जो टैक्स बनता है या नहीं बनता, उसके आधार पे कोई टैक्स इंस्पेक्टर आके आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपका उत्पीड़न कर रहा है, यही टैक्स टेररिज्म होता है। तो नागेश्वरन साहब ये कहते हैं कि भैया हम कहां से टैक्स टेररिज्म कर रहे हैं, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो, हमने तो हमेशा ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे टैक्स आतंकवाद एक्चुअली कम हुआ है। तो आप हम पर ये जो आरोप लगा रहे हैं, यह आरोप उचित नहीं है, आप इस बात को समझिए। सरकार के सामने ऐसी कंडीशन थी जिसके जरिए सरकार इस प्रकार की चीज कर रही है। हालांकि मैं अब भी ये मानता हूं कि इस पर पुनर्विचार होगा, और पुनर्विचार के बाद इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि अपने आप में काफी आलोचना इसकी की जा रही है। तो जैसे जो कल मोहनदास पाई साहब के आर्ग्यूमेंट थे, उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट ठीक थे कि यार जो लोग निरंतर अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, यार मेरे को तो हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होता है ना, और मेरे को तो तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह मिलती है मतलब मैं तो छुपाता नहीं, पैसे छुपा ही नहीं सकता। थोड़ा ना कोई मेरे को घर आके कैश देके जाता है, स्टडी आईक्यू थोड़ा ना मेरे को यहां आपको पढ़ाने के लिए घर पे आके नकद में देके जाता है, ये लो अतुल सर आप ये पैसे रख लो, ऐसे तो नहीं होता। जो पैसे आते हैं मेरे अकाउंट में आते हैं, सबको पता है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आते हैं, एकदम क्लियर है, टैक्स कट के आता है उस पर, तो ये सारी चीजें हैं। तो भाई इसलिए क्या है, तो मेरे जैसे जो लोग हैं या फिर जो सामान्य लोग हैं जो अपना टैक्स कंप्लायंस रखते हैं कि भाई हम हर साल कमाते हैं, हर साल टैक्स देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इस प्रकार के लोगों को इस तरह की चीजों से छूट मिलनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि एक्चुअली अगर अब अभी मैं मान लीजिए विदेश जाना चाहूं एक पर्यटन के लिए या किसी चीज के लिए, तो मेरे लिए एक्चुअली ये महंगा हो गया है अब, कि मैं अगर पहले मानता था कि यार चलो मेरा 4 लाख में विदेश यात्रा हो जाएगी, तो अब 4 लाख में नहीं होगी, अब 5 लाख में होगी या 4,80,000 में होगी, भले 80,000 रुपए मुझे बाद में वापस मिल जाएं, लेकिन अपने आप में बड़ी समस्या है। तो इस पे कुछ ना कुछ पुनर्विचार निश्चित तौर पे किया जाएगा, एक साम्यता जो है, बीच का रास्ता इसमें निकाला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के मेरे ख्याल से आखिरी ही आर्टिकल है ये। तो यार स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा भोपाल का है कोई आप में से? यार कोई छात्र ऐसा है जो भोपाल का रहने वाला है या रहने वाली है? भोपाल भी क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो ऐसी पूरी संभावना है कि आप में से कुछ लोग होंगे शायद जो भोपाल के होंगे। तो अगर ऐसा है तो आपके लिए बड़े गर्व की बात है अगर आप लोग भोपाल के हैं तो, क्योंकि भोपाल जो है वो भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा अपनी जारी कर दी है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता है कि नहीं पता है? एसडीजी बुलाऊंगा आपसे इनको। ये आपके जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ये आपको जानकारी है कि नहीं है? तो 2015 में क्या हुआ था, दुनिया के 193 देश मिले और उन्होंने क्या तय किया कि यार दुनिया में जो हम जिस तरह से विकास कर रहे हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी हमको लेके आनी आवश्यक है, एक प्रकार की सततता जो है वो जरूरी है। उसके लिए उन्होंने 17 लक्ष्य तय किए। ठीक है, 17 एसडीजी तय किए। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है, इसको भूलिएगा नहीं। फाउंडेशन कोर्स में मैंने ये पढ़ाया है इकोनॉमिक्स में, 17 आपके जो एसडीजी हैं
और मैंने बार बार यह भी बच्चों को बोला है कि यार ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जो मैं आपको रटने के लिए कहता हूं। आप लोग मेरे साथ इतने वक्त से पढ़ रहे हो, आपको अंदाजा होगा इस बात का कि ऐसी बहुत ही कम चीजें हैं जो मैं आपसे रटने को कहता हूं, है ना। मैं मतलब जब मैं पॉलिटी भी पढ़ाता था पहले, तो मैं कहता था आर्टिकल्स भी उतने ज्यादा मत रटो, जो याद रह गए, नहीं रहे कोई बात नहीं, है ना। आपको ऐसा बहुत रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपने देखा इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको सारा डेटा याद करने से लगभग मना कर देता हूं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप याद करें। ये जो 17 आपके एफडीजी हैं, इनको आप याद कर लें और क्रम से याद कर लें। ये एक अच्छा आपकी तैयारी में एडिशन होगा, क्योंकि एक तो ये हर जगह प्रयोग होंगे, ये आपके पॉलिटी में प्रयोग होंगे, ये आपके अर्थशास्त्र में प्रयोग होंगे, ये आपके पर्यावरण में प्रयोग होंगे, ये आपके निबंध में प्रयोग होंगे, जगह जगह प्रयोग होंगे, ठीक है। और क्योंकि 17 एफडीजी है, ये इतने सारे मुद्दे कवर करते हैं कि आपसे जिस भी चीज पे प्रश्न पूछा जाए, आप कहीं ना कहीं से एक एफडीजी उसमें घुसा ही सकते हो। तो ये 17 एफडीजी जो हैं, इनको आप याद कर ले, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। ये आप आज का होमवर्क मान लो, मैं आपको होमवर्क ज्यादा देता नहीं हूं, आज का ये होमवर्क मान लो। और याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, एक कागज लो, पेन लो, 17 एफडीजी की एक टेबल बना लो, तो और खुद बनाना, ऐसा मुझे पता है इंटरनेट में मिल जाएगी, उसका प्रिंट आउट मत लेना, इंटरनेट में मिल जाएगी, प्रिंट आउट मत लेना। जब आप चीज हाथ से लिखते हो तो आधी चीज अपने आप याद होनी शुरू हो जाती है, तो कृपया भगवान के लिए उसको हाथ से लिखना। उसको ये नहीं कि नेट पे डाउनलोड किया पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लिया, ये सब नहीं करना है, हाथ से लिखो, थोड़ी मेहनत भी करो यार, ठीक है। तो ये एक आपको याद करना है। तो यार भोपाल, अब इसमें क्या है, एफडीजी के जो लक्ष्य हैं, एफडीजी के लक्ष्यों को पालन करना जो है वो देशों की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी देशों को दी गई है कि भाई भारत को या सभी देशों को कि आप अपने अपने देश में इस जिम्मेदारी का पालन करें, ठीक है। ये एक किया गया, और देश जो है इसका कंप्लायंस भी करते हैं, देश इसका पालन भी करते हैं, और सभी देश जो हैं वो अपनी प्रगति की रिपोर्ट जो है वो यूएन को देते हैं कि भाई हमने इस तरह से एफडीजी जो है उनका अनुपालन करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में जैसे नीति आयोग जो है वो इस प्रगति की रिपोर्ट जमा करता है कि हम कितनी प्रगति हमने इसमें करी है, ठीक है। और साथ के साथ एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें यह तय होता है कि एनआईएफ इसको बुलाते हैं, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, जो किसने बनाया है, एमओएसपीआई। एमओएसपीआई क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक ये नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया है, जिससे यह तय होता है कि भैया कौन कौन से एफडीजी पे हम कहां कहां कितना विकास कर रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारत अच्छा काम कर रहा है, मतलब अगर आप देखेंगे एफडीजी पे तो भारत का प्रदर्शन ठीक ठाक है, खराब नहीं है, ठीक है। तो यार एफडीजी जो है, अब यहां पे सोचने वाली बात यह है, एफडीजी ये तो हो गए सरकार की जिम्मेदारी। सुन के ऐसा नहीं लगता पूरी तरह से कि यार ये तो सब सरकार की जिम्मेदारी है, हम क्या करें। ये तो पूरी तरह से सबको जो कर रही है सरकार कर रही है ना, मंत्रालय, नीति आयोग, ये सब लगे पड़े हैं एफडीजी में कुछ कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने स्थानीय स्तर पर भी एफडीजी के इंप्लीमेंटेशन की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, ठीक है। और यह काम जो है ये भोपाल ने करके दिखाया है। तो यहां पे क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि एफडीजी जो है वो पूरी तरह से, ये आप जो है कि पूरी तरह से केवल आपके देश की या राज्य की सरकार ही करे। इसके अलावा आपके जो टोटल कितने एफडीजी हैं, 17 एफडीजी हैं, उन 17 एफडीजीज में कुल मिला के 169 लक्ष्य रखे गए हैं। तो उन 169 लक्ष्यों में 65% लक्ष्य ऐसे हैं जिनमें शहरों का अपना बड़ा योगदान है, जो कि शहरों में रह के पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वीएलआर क्या है आपका, वॉलेंटरी लोकल रिव्यू, ये जो मैंने यहां लिखा है वॉलेंटरी लोकलाइज या लोकल रिव्यू, यानी कि यहां पे क्या है, वॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक, कोई आप पे फोर्स नहीं कर रहा है कि आप अपना रिव्यू करो। लेकिन कुछ शहर क्या कर रहे हैं, वो स्वेच्छा से कह रहे हैं कि भैया हमने अपने शहर में, याद रखिए राज्य या देश के स्तर पे नहीं, अपने शहर में एफडीजी के पालन में कितनी तरक्की की है, कितना हमने ग्रोथ किया है, इसके आंकड़े आपको हम भेज देंगे। तो वॉलेंटरी लोकल रिव्यू हो रहा है। तो भोपाल जो है ये वॉलेंटरी लोकल रिव्यू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है, ठीक है। तो जो भोपाल वासी हैं वो गर्व कर सकते हैं इस बात पे कि भोपाल ने देश के पहले ऐसे शहर को होने का सम्मान प्राप्त किया। ये सवाल आ सकता है, ये पीटी टाइप का सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो वीएलआर क्या है? अब देखिए क्या है कि आपका जो लोकल रिव्यू है, अच्छा कोई भोपाल का व्यक्ति हो तो बताओ यार, बड़ा खूबसूरत सीन दिखा मुझे भोपाल का, उसका मैंने फोटो डाला, मुझे नहीं पता कौन सी सड़क है, कौन सी जगह है। कभी जब मैं भोपाल मतलब कभी ऐसे गया भी नहीं, बस ट्रेन पकड़ने के लिए गया हूं। मैं इंदौर गया था एक बार, इंदौर से मेरे को फ्लाइट नहीं मिली, और तो मेरे को भोपाल से ट्रेन मिली थी शताब्दी दिल्ली आने के लिए, तो बस मैं उसी रेलवे स्टेशन तक ही गया हूं, बाकी मैं कभी घूमा नहीं। अब देख के लग रहा है कि एक बार जरूर जाऊंगा भोपाल घूमने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है भाई, ये वीएलआर जो है वो आपके राज्य और देश के प्लान का हिस्सा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जैसे अक्सर क्या होता है कि आपका भी शहर का प्लान है, बहुत सारे शहरों का प्लान मिला के आपके राज्य का प्लान बन गया, और बहुत सारे राज्यों का प्लान मिला के आपका देश का प्लान बन गया ना। कोई भी चीज ऐसे काम करती है, तो ऐसी संरचना तो हो ही सकती है, लेकिन साथ के साथ आपका शहर अपना खुद का अलग से प्लान भी बना सकता है कि यार ये तो है ही, चलो कोई बात नहीं, लेकिन साथ के साथ हम अपने शहर में ये 4 चीजें एक्स्ट्रा करेंगे, हम अपने शहर में ये वाले एसडीजी को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे एसडीजी पे करो, शहर अपने खुद के एसडीजी चुन सकता है कि यार ये जो 17 एसडीजी हैं, जो आपके 17 ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनमें से ये वाले 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हम लोग काम इस बार करेंगे। शहर इस प्रकार का भी एक नियम बना सकता है, इस प्रकार की एक चीज बना सकता है। जैसे भोपाल ने क्या किया है, भोपाल ने आपके जो एफडीजी हैं, भोपाल ने कुल 56 परियोजनाएं बनाई, भोपाल ने कुल 56 परियोजनाएं बनाई, और उनको क्या किया, 3 एफडीजी के स्तंभों में वितरित कर लिया। जो आपके एफडीजी है, भोपाल ने क्या किया, 3 चीज बनाई, एक तो पीपल यानी कि लोग, दूसरा प्लैनेट, 3 पीस वाले थी यानी कि ग्रह, आपका जो पर्यावरण है ग्रह, और तीसरा है प्रोस्पेरिटी यानी कि लोगों की संपन्नता, कि लोग खुश कैसे रहें। और इन 3 क्षेत्रों पे भोपाल ने काम करना शुरू किया, पीपल, प्लान और प्रोस्पेरिटी, इन पर भोपाल ने काम करना शुरू किया। अब एसडीजी 11 में खास तौर पे भोपाल ने शानदार प्रदर्शन किया। एसडीजी 11 क्या है, आपके यहां जो शहर और कम्युनिटी का विकास है, ठीक है, उस आपको एक बार एसडीजी दिखा देता हूं, है ना, ये एक बार ये सूची, ताकि आप लोग भूले नहीं, लेकिन ये अपने आप में याद रखिएगा कि यार ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। कोई इस पे अच्छा इंफोग्राफिक भी मिल जाएगा हमको, आई एम श्योर, अगर आप देखेंगे। हाँ ये देखिए, ये कितना अच्छा चित्र है, ये आपको बता रहा है कि आपके यहां, ये आपके इंफोग्राफिक के जरिए मैंने आपको दिखाया है। अच्छा ये कट रहा है इमेज तो यार थोड़ा सा, लेकिन और देख लेते हैं, कोई बात नहीं यार, ये वाली पूरी लग रही है हमको। हाँ ये है, देखिए ये आपके 17 एफडीजी हैं, तो इनको आपको इसको चाहिए तो आप एक बार कागज पे लिख लो। 11वां क्या है आपका, जो मैंने कहा भोपाल ने 11वें में अच्छा काम किया है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है, कि आपके यहां जो एक शहर है वो अपने आप में स्थायी हो, वो शहर जो है वो अपने आप में ठीक से चलें, आपके यहां कंपोजिशन जो है, आपके यहां वेस्ट वगैरह जो है उसका निपटारा अच्छे से किया जाए, साफ सफाई हो, ताकि आपका शहर और समुदाय जो है वो अच्छे से विकसित हो पाए। ये 17 एफडीजी याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा चीजें रटने को नहीं बोलता, आज बोल रहा हूं तो इसको गंभीरता से लेना, इसको छोड़ना नहीं, ये काम आएगा आपको, बहुत फायदा करेगा ये, ठीक है। तो ये जो 11वां एफडीजी था, इसमें भोपाल ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि सरकार जुड़े। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि केंद्र और राज्य से आप अलग भी होकर अपने प्रोग्राम चला सकते हो। कई जगह पे यह हुआ है कि आपकी स्थानीय पंचायत की सरकारें भी आपसे नहीं जुड़ी, मतलब नागरिकों ने खुद से काम कर लिया कि हम भाई अपनी पंचायत की या लोकल सरकार का भी हमको समर्थन नहीं चाहिए। जैसे उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कैंटरबरी शहर है यूके में, कैंटरबरी में क्या हुआ, वहां पर स्थानीय लोगों ने ही यह करना शुरू कर दिया कि अपना स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा करा ली, लोगों ने एक पिटीशन साइन कर दिया वहां की। हमने कहा स्थानीय सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है, स्थानीय सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें, नागरिकों ने खुद मिलकर इसको लागू किया, नागरिकों ने खुद इसकी स्थानीय स्वच्छता समीक्षा करा ली, इसकी जो है स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा करा ली, और सिद्ध कर दिया कि हम भाई खुद से भी अच्छे से इसको चला सकते हैं। तो सरकार के होने की कोई बाध्यता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दक्षिण एशिया में खाली हम ही एक देश है, हम ही एक शहर है, हमारे पड़ोस में नेपाल में धूलीखेल नाम के शहर में यह हो चुका है, बांग्लादेश में सिंगरा नाम का शहर अपनी स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा करा चुका है, जॉर्डन में अम्मान अपनी स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा करा चुका है। तो ये जरूरी है कि भोपाल के इस उदाहरण से भारत के जो बाकी शहर हैं वो एक बार सबक लें,
और इसको अपने ऊपर लें जिम्मेदारी को। जो हमारे यहां हम देखते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं या स्थानीय जो एक सदन बनते हैं हमारे यहां, आपके यहां नगर पालिका, नगर पंचायत और इस प्रकार के जो सदन बनते हैं, वो अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को लें कि यार हमारे शहर को भी हम इस स्तर पे लेके आएंगे कि इस प्रकार की समीक्षा हम करा पाएं और अपने शहर को एक सही, एक स्वच्छ दिशा में आगे लेके जा पाएं, और ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको हम प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो पाएं। ये हमको प्रयास करना चाहिए। भोपाल ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, इस उदाहरण से बाकी शहरों को सीखना चाहिए। चलिए, ये आज का आखिरी आर्टिकल था, तो अब आज के प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करना चाहता था कि केंद्रीय मंत्रियों के विभाग बदलना किसका विशेषाधिकार है। जैसे अभी किरण रिजिजू साहब का विभाग बदला, तो समाचार क्या आया कि भारत के राष्ट्रपति ने इस विभाग को बदल दिया है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे। लेकिन यह अधिकार किसका है कि केंद्रीय मंत्री का विभाग बदलना है? रिजिजू साहब को अर्थ साइंस में डाल दिया, मेघवाल साहब को कानून मंत्री बना दिया। ये कौन कर सकता है? क्या यह राष्ट्रपति करता है? आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार थोड़ा ना है। मतलब राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है, राष्ट्रपति खुद से नहीं कर सकता कि चलो यार आज मैं बैठा हूं, मैं बोर हो रहा हूं, चलो एक काम करता हूं, मैं द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं, अगले कुछ काम तो है नहीं, चलो एक काम करते हैं, इनके विभाग बदल देते हैं। या द्रौपदी मुर्मू जी किसी मंत्री से नाराज हो गई तो भी वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये विशेषाधिकार जो है ये राष्ट्रपति का नहीं है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ये कर सकता है, ठीक है। संसद क्या मतलब यार? संसद तो एक अलग चीज है, पूरी तरह से व्यवस्थापिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है। तो संसद थोड़ा ना मंत्रियों के विभाग बांटती है, तो संसद भी नहीं है। कैबिनेट हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। तो मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण जो है ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, इसको आप याद रखें। ये इसमें और कोई ये नहीं कह सकता कि ये काम मैं करूंगा, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। हालांकि जब आप सरकारें बनाते हैं, कई बार प्रधानमंत्री इस विशेषाधिकार को किसी को दे देते हैं। जैसे आप देखिए कि अक्सर आप देखेंगे कि यार कौन मंत्री किस विभाग का होगा, ये खास तौर पर जब कोलेशन सरकार होती है। जब मान लीजिए गठबंधन की सरकार बनी, तो अगर मान लीजिए पार्टी बी के कुछ मंत्री बनने हैं, जैसे मान लीजिए अभी एनडीए की सरकार है, उसमें मान लीजिए कुछ मंत्री बनने हैं। कौन है बीजेपी का पार्टनर? मुझे कोई पार्टनर ही याद नहीं आ रहा बीजेपी का अभी। मान लीजिए अकाली दल उनका पार्टनर था, पता नहीं है कि नहीं, अब शायद नहीं है। अकाली दल उनका पार्टनर था, तो अकाली दल से कौन मंत्री बनेगा यह फैसला अकाली दल के लोग करते थे, ना कि प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये इसके अपवाद आपको मिल जाएंगे, लेकिन तब भी तकनीकी तौर पे यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप ये बताइए, अब सत्य कथन पहचानिए। स्थानीय स्वैच्छिक समीक्षा जो है वो सभी 17 एसडीजी पे आधारित होती है। क्या बताया आपको मैंने भोपाल वाले केस में कि सब पे आधारित होना जरूरी नहीं है। जो शहर है वो अपने टारगेट एसडीजी चुन सकता है कि यार मैं तो इन 2-3 पर ही अभी काम कर रहा हूं, सब पे काम नहीं कर रहा। तो ये आपका सत्य नहीं है, यह आपका गलत हो गया। इसके लिए राज्य सरकार का अनुमोदन अनिवार्य है। मैंने आपको क्या बताया, ना केंद्र का ना राज्य का, यहां तक कि स्थानीय सरकार का भी अनुमोदन जरूरी नहीं है। कैंटरबरी में क्या किया, लोगों ने खुद से करा लिया कि आपकी इवन पंचायत का भी अनुमोदन नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह आपका दूसरा फैक्ट भी गलत हो गया, आपके दोनों चीजें गलत हो गई, ठीक है। तो यह आपका ये हो गया, इसमें दोनों ही कथन आपके असत्य हैं। आज के सब्जेक्टिव प्रश्न पे जाएं, तो आज का सब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ा चुनौतीपूर्ण दे रहा हूं आपको, मैं कभी कभी मुश्किल सवाल भी देता हूं। कल आपको मैंने कर आतंकवाद पे सवाल दिया था, आज उसका उल्टा सवाल दे रहा हूं, उल्टा नहीं, मिलता जुलता सवाल दे रहा हूं। कर चोरी रोकना, यानी कि लोग टैक्स ना चुराएं, और कर आतंकवाद का संतुलन बनाना एक जटिल चुनौती है। कि आप चाहते हो कि लोग टैक्स ना चुराएं, पर आप यह भी नहीं चाहते कि आपका टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को डराए धमकाए, है ना, वो एक टैक्स आतंकवाद जैसा माहौल बना दे। तो इन दोनों में से बीच का रास्ता निकालना एक चुनौती है, इसकी आप चर्चा कीजिए। ये एकदम प्रॉपर यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी में इस तरह के सवाल आते हैं, आपको इसमें एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देने होंगे, ठीक है। खूब सारे एग्जाम्पल दीजिए, बताइए कि कर चोरी रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है, और सरकार जो कदम करती है अक्सर वो फिर कर आतंकवाद बनना शुरू हो जाते हैं। तो सरकार को यह संतुलन कैसे स्थापित करना होता है और यह मुश्किल क्यों होता है, यह आपको बताना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग सवाल है, सोचिए, दिमाग लगाइए और लिखिए, ठीक है।
ये एकदम प्रॉपर यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपसे यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। चलिए जाते जाते एक बार आपको फिर से बता दूं कि यार हमारा जो फाउंडेशन कोर्स का बैच नंबर 5 है उसमें दाखिला लेने की आज आखिरी तारीख है। ठीक है, आज के ही दिन तक, बस 20 मई तक आप एडमिशन ले सकते हो। अभी भी आप ले सकते हो, शाम को 6 बजे बैच शुरू हो जाएगा। क्लास चल रही है उसमें ऑलरेडी हिस्ट्री की, तो आपकी कुछ क्लास मिस हो गई हैं, 4-5 क्लास, लेकिन तब भी अभी भी आप ले लेंगे तो और डिले मत कीजिए और क्लास मत मिस कीजिए। ठीक है, शाम 6 बजे तक की डेडलाइन है। तो आप जो है आज आप एनरोल कर सकते हैं। आज का दिन है आपके पास, कल से आप इस बैच में एनरोल नहीं कर पाएंगे, बैच 5 का एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। एजे लाइव कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको यह बैच मात्र 18,999 में प्राप्त हो जाएगा। कोड जरूर लगाइएगा। मैंने अभी भी जब लिस्ट आती है तो उसमें मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों ने 20,500 रुपए में या ऐसे में कोर्स ले रखा है, क्योंकि उन्होंने कुछ तो इंडिया कोड लगा दिया या ऐसे जो वेबसाइट पे पड़े हैं वो वाले कोड लगा दिए, जो कि एक सही तरीका नहीं है। क्यों आप 1,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो? तो कोड जरूर लगाइएगा, सही कोड लगाइएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एनसीईआरटी की तैयारी के लिए आपको जानकारी है ही इस बात की कि हम लोग एनसीईआरटी की तैयारी के लिए अपना पहला बैच लेकर आए हैं एनसीईआरटी का, जो कि 100 दिनों में रोज 2 घंटे की लाइव क्लास इसमें होगी। 22 मई से बैच शुरू है। ठीक है, दोपहर 3 बजे क्लास हुआ करेगी इसकी, और एजे लाइव कोड लगा के आप इस वाले कोर्स को, एनसीईआरटी के 100 दिन के कोर्स को आप मात्र 1,500 रुपए में प्राप्त कर सकते हो। इसकी कॉस्ट कितनी कम है आप ऐसे समझ सकते हो। 100 लाइव क्लास हैं और 2 घंटे की हर लाइव क्लास है, तो 200 घंटे की आपको लाइव क्लास मिल रही है, प्लस दुनिया भर की और चीजें हैं कि आपको नोट्स मिलेंगे वगैरह वगैरह, वो आप छोड़ भी दो अगर, तो 200 घंटे की लाइव क्लास आपको 1,500 रुपए की मिल रही है, यानी कि 7.5 रुपए प्रति घंटा की दर पे आपको ये कोर्स प्राप्त हो रहा है। तो ये आप इससे जरूर जुड़ें, इसका लाभ आप जरूर उठाएं, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। इसके अलावा यहां पर भी एजे लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सही दाम, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिले अगर आप एजे लाइव कोड लगाएं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो ये तरीके हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। इन सारे तरीकों से आप अपने डाउट्स, अपनी समस्याएं मेरे तक भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उनका जल्दी से जल्दी समाधान कर पाऊं। चलिए, मैं आपसे मिलूंगा सोमवार को सुबह 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ, और सोमवार को शाम को 4 बजे फिर से हिंदी में हिंदू के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।